तो हम स्टार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो प्लेनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट को हिंदी में हम ग्रह बोलते हैं, है ना। तो प्लैनेट क्या करते हैं? प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, है ना। तो सन के आसपास जो घूमते हैं, सन का जो चक्कर लगाते हैं, ना, सन के जो रिवॉल्व घूमते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स, ठीक है। तो प्लैनेट्स डोंट हैव इट्स ओन एनर्जी एंड ब्राइटनेस। तो प्लैनेट के पास अपनी एनर्जी नहीं होती है ना, और ब्राइटनेस भी नहीं होती है। तो प्लैनेट्स डोंट हैव इट्स ओन एनर्जी एंड ब्राइटनेस, तो ये दोनों ही इसके पास नहीं होती है। तो ये किससे मतलब ब्राइटनेस इससे कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है ना। तो इन 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना। तो IAU भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली स्पेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको देखना ही इसका काम होता है, उसको ऑब्जर्व करना, उसमें नियम कानून बनाना, यही काम करता है ना। तो इसका एक समिट होता है मतलब एवरी 5 ईयर, है ना। हर एक 5 साल बाद इसका क्या होता है? एक समिट होता है ना। तो इन 2006 एक समिट हुआ था जिसको हम बोलते हैं प्राग समिट। क्या हुआ था? प्राग समिट, है ना। तो इसमें प्लेनेट की न्यू डेफिनेशन बनाई गई, है ना, कि प्लेनेट क्या होंगे। तो प्लेनेट क्या है? जिसकी ग्रेविटेशन जो होगा, जिसका ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लेनेट की एक डेफिनेशन ये आई कि जिसका ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होगा हम उसको प्लेनेट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जिसका शेप स्पेरिकल होगा उसको हम प्लेनेट की कैटेगरी में रखेंगे। और सी क्या था कि जिसका साइज मून से बड़ा होगा, जिसका साइज मून से बड़ा होगा उसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? प्लेनेट की कैटेगरी में रखेंगे। अब एक प्लेनेट था हमारा प्लूटो। तो पहले हमारे, तुम्हें पता होगा कि पहले हमारे 9 प्लेनेट हुआ करते थे, है ना। तो उसमें एक प्लेनेट हमारा प्लूटो था, है ना। तो प्लूटो जो था, प्लूटो इनकी कैटेगरी में, इसमें जो B और C कैटेगरी में, इन दोनों को ही क्या कर रहा था? इन दोनों को फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? इस प्लूटो को बाहर कर दिया। एंड अब हमारे पास कितने प्लेनेट बचे हैं? 8 प्लेनेट। तो हमारे पास अब कितने प्लेनेट हैं? नाउ वी हैव 8 प्लेनेट। कौन कौन से प्लेनेट हैं? अब प्लेनेट का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि देखो, अब ये हमारा सन है ना। तो ये सन है, सन के पास में जितने भी प्लेनेट हैं, अब यहाँ पे देखो एक ये बनना है स्पेरिकल टाइप में, ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स बेल्ट। ये क्या है? एस्टेरॉइड्स बेल्ट, है ना। तो ये कुछ प्लेनेट के बीच में, तो इस बेल्ट के अंदर जितने प्लेनेट आते हैं उनको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट। और इस बेल्ट के आउटर साइड में, यानी बाहर की साइड में जितने भी प्लेनेट आते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट। क्या बोलते हैं इनको? आउटर प्लेनेट। तो ये प्लेनेट जितने भी बाहर हैं इनको आउटर प्लेनेट बोलेंगे, और जितने अंदर हैं उनको क्या बोलेंगे? इनर प्लेनेट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है सन से। जैसे सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन है? मरकरी। सन के सबसे पास में कौन है? मरकरी। तो ये कुछ है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, है ना, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये कुछ हमारे प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं। तो सबसे पास में जो प्लेनेट है सन के वो कौन सा है? मरकरी, है ना। तो नियरेस्ट टू द सन कौन सा है? मरकरी। तो मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सेकंड नियरेस्ट कौन है? वीनस। थर्ड नियरेस्ट कौन है? अर्थ। और फोर्थ नियरेस्ट कौन है? मार्स, ठीक है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों के चारों क्या है? इनर प्लेनेट। अब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये क्या है? आउटर प्लेनेट है, ठीक है। अच्छा, लोग अभी कोई पूछता है कि जुपिटर और मार्स के बीच में मतलब क्या आता है? एस्टेरॉयड बेल्ट आती है ना। तो ये पूछते हैं, क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स है वो किसके बीच में लाइज करती है? तो जुपिटर और मार्स के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स है वो क्या करती है? लाइज करती है। एस्टेरॉयड बेल्ट्स क्या है? पार्ट ऑफ प्लेनेट। एस्टेरॉयड बेल्ट्स क्या है? ये एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ प्लेनेट होते हैं। अभी तक कितने एस्टेरॉयड्स फाउंड किए गए? 40,000, 40,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइज अगर हम देखें प्लेनेट को, तो सबसे बिगेस्ट जो होता है वो होता है जुपिटर। जुपिटर के बाद क्या आ जाता है? सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, है ना, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, है ना, और फिर मरकरी। तो मरकरी इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट,
स्मॉलेस्ट आवर मतलब हमारे सोलर सिस्टम का। और जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट है ना ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, सबसे पहले अपना फर्स्ट प्लैनेट पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है मरकरी। तो मरकरी क्या है? मरकरी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बुध ग्रह। क्या बोलते हैं मरकरी को? बुध ग्रह। तो मरकरी क्या है? मरकरी है स्मॉलेस्ट प्लैनेट। क्या है? नियरेस्ट टू द सन। सबसे पहली चीज क्या है? मरकरी एक तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट प्लैनेट। दूसरा है नियरेस्ट टू द सन। क्या है? नियरेस्ट टू द सन। तो स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ ये क्या है? नियरेस्ट भी है सन के। अब ये बहुत सारे फैक्ट हैं, इसमें तो फैक्ट याद ही करने पड़ेंगे, या तो इसको 2-3 बार देखो लिखो तब याद होंगे, या फिर इसको याद करो। तो मरकरी क्या है? मरकरी है स्मॉलेस्ट प्लैनेट। कैसा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और दूसरा नियरेस्ट टू द सन भी है, ये सन के सबसे पास में आता है। और यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट नहीं होती, नो सैटेलाइट एंड नो एटमॉस्फेयर। तो कोई सैटेलाइट भी नहीं पाई जाती इस पे और कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है इसका। अब इसका जो रोटेशन टाइम होता है वो 59 डेज होता है। इसका रोटेशन टाइम कितना होता है? 59 डेज। और इसका रिवॉल्यूशन टाइम जो होता है वो कितना होता है? 88 डेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम था मेरिनार 10। क्या नाम था इसका? मेरिनार 10। और ये किसके द्वारा भेजा गया था? बाई नासा। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? वीनस। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट जो है वो है वीनस। वीनस क्या है? वीनस को हिंदी में बोलते हैं हम शुक्र ग्रह। तो सेकंड नियरेस्ट टू द सन। ये क्या है? सेकंड नियरेस्ट टू द सन। दूसरा ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट स्टार, वो सॉरी ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। क्या है? ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। तो नियरेस्ट तो है ही, सेकंड नियरेस्ट तो है ही सन के। दूसरा क्या है? ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट भी है। दूसरा सिमिलर टू द अर्थ इन साइज। तो साइज में लगभग ये अर्थ के समान ही है, इसीलिए हम इसको सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है, ईस्ट टू वेस्ट ये मूव करता है, इसीलिए हम इसको इवनिंग स्टार या फिर मूविंग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। कौन सा एटमॉस्फेयर पाया जाता है? CO2 का बना हुआ। तो यहाँ जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है वो CO2 का बना हुआ एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो वीनस ग्रह पर क्या पाया जाता है? वीनस पर पाया जाता है CO2 का एटमॉस्फेयर। यहाँ पे कोई सैटेलाइट पाई जाती है? नहीं, यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट नहीं पाई जाती, नो सैटेलाइट्स, है ना। इसका रोटेशन टाइम जो है, यानी रोटेशन टाइम है 243 डेज। तो कितने? 243 डेज रोटेशन। यानी रोटेशन का मतलब क्या होता है? यानी अपने एक्सेस पर घूमना। तो अपने एक्सेस पे जो घूम रहा है वो क्या हो गया? रोटेशन। और रिवॉल्यूशन का मतलब सन के अराउंड घूमना। और रिवॉल्यूशन टाइम इसका कितना है? 224 डेज। तो अपना चक्कर ये खुद कितने टाइम में लगाता है? 243 डेज में। और सन के अराउंड पे ये कितना टाइम लेता है घूमने में? 224 डेज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है हमारा मार्स, यानी मंगल ग्रह। यहाँ पे क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं इसी खोजबीन में लगे हुए हैं कि भाई कैसे किस पे पहुंचा जाए? मार्स पे जल्दी से जल्दी। तो लाइफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, यानी यहाँ पे लाइफ यानी जीवन संभव है यहाँ पे। ठीक है। इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रेड प्लेनेट। क्योंकि क्या है यहाँ पे? हैविंग आयरन ऑक्साइड। क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण इसकी जो मिट्टी है वो रेड दिखाई पड़ती है, इसीलिए ये पूरा प्लेनेट ही रेड प्लेनेट बोला जाता है। ठीक है। हैविंग 2 सैटेलाइट्स। और यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। तो फोबोस और डीमोस। तो डीमोस जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, ये ध्यान रखना इसके, ये स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ध्यान रखना कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा जो वो है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स, तो ये क्या है?
स्मॉलेस्ट, डीमोस क्या है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है कौन, डीमोस। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक माउंटेन पाया गया है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया माउंटेन। क्या है, निक्स ओलंपिया माउंटेन। तो यहाँ कौन सा माउंटेन पाया गया है, निक्स ओलंपिया माउंटेन। इसको, इसकी हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसको अगर माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना उससे 3 गुना ज़्यादा हाइट है इसकी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8,800 फीट, 8,850 फीट माउंट एवरेस्ट की हाइट है, तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी हाइट है यहाँ पे निक्स ओलंपिया माउंटेन की, यानी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है। इसका रोटेशन टाइम क्या है भाई, इसका रोटेशन टाइम है 24 आवर्स। कितना है, 24 आवर्स। उसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 687 डेज, यानी 687 दिन लगाता है ये सन के रिवॉल्व करने में, सन का रिवॉल्व करने में। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर, तो जुपिटर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जुपिटर क्या है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, है ना, अकॉर्डिंग टू द साइज। तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज में ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट। अच्छा, अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करें तो मार्स और जुपिटर के बीच में ही एस्टेरॉयड्स बेल्ट्स पाई जाती है। ठीक है। दूसरा, ये जो जुपिटर है ना, बृहस्पति ग्रह इसको बोलते हैं हिंदी में, लाइक अ प्लैनेट, ये किसकी तरह है, सॉरी स्टार लाइक प्लैनेट है ये। क्या है, स्टार लाइक प्लैनेट। तो ये कैसा है, स्टार लाइक प्लैनेट। क्यों, क्योंकि हैविंग इट्स ओन रेडियो एनर्जी, तो इसकी खुद की रेडियो एनर्जी होती है, और जिसकी खुद की एनर्जी और लाइट होती है वही तो स्टार होता है। तो उसी की तरह है तो ये प्लैनेट, लेकिन लाइक अ स्टार, यानी कि एक स्टार की तरह है। यहाँ पे कितने सैटेलाइट पाए जाते हैं भाई, तो 67 सैटेलाइट पाए जाते हैं। यहाँ पे कितने सैटेलाइट पाए जाते हैं, 67 सैटेलाइट। तो ध्यान रखना, जुपिटर के पास सबसे मतलब 67 सैटेलाइट पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये है आई थिंक, है ना। तो 60 सैटेलाइट्स, या फिर इनको मून भी बोलते हैं, सैटेलाइट्स को मून भी बोलते हैं। तो जुपिटर के पास कितने मून हैं, 67 मून है। लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है वो है गैनीमेड। कौन सा है, गैनीमेड। इट सराउंडेड बाई रिंग्स। अब देखो ये जुपिटर है, ये रिंग्स से घिरा हुआ है, यानी इसके वलय नुमा संरचना पाई जाती है, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जुपिटर के आसपास, इस टाइप की रिंग्स टाइप की पाई जाती है। ठीक है। तो ये जुपिटर अगर प्लैनेट है तो इसके आसपास रिंग्स टाइप की पाई जाती है। इसका रोटेशन टाइम कितना है, 9 आवर। ठीक है। और रिवॉल्यूशन टाइम कितना है इसका, मतलब 11.86 ईयर, तो 11 साल 86 ईयर। ठीक है, सॉरी 11 साल 86 डेज। ठीक है, ये क्या हो गया इसका रिवॉल्यूशन टाइम। अब हम बात करेंगे सैटर्न की। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न को हम हिंदी में बोलते हैं शनि ग्रह। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, जुपिटर, ध्यान रखना। और सेकंड लार्जेस्ट क्या है, सैटर्न, यानी शनि ग्रह। ठीक है। ये इसको गैसियस प्लैनेट बोला जाता है, या गैसों का गोला बोला जाता है। तो ग्लोब ऑफ गैसेस, क्या बोला जाता है इसको, ग्लोब ऑफ गैसेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। ठीक है। इसकी सैटेलाइट होती हैं कुछ, हाँ बिल्कुल होती हैं, इसके पास भी काफ़ी सैटेलाइट होती हैं। 62 मून होते हैं इसके पास। कितने मून होते हैं, 62। और हमारे पास तो केवल एक ही मून है भाई। अच्छा, लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है इसका, टाइटन। तो लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है इसका, टाइटन। इसका रोटेशन टाइम कितना है, 11 आवर। कितना है, 11 आवर। और रिवॉल्यूशन टाइम कितना है इसका, 29 ईयर्स, यानी 29 साल में ये परिक्रमा लगाता है। तो यहाँ पे एक साल कितने दिन की होती है, मतलब 29 सालों का एक साल होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार घूमता है 60। अब सिक्स्थ जो हमारा प्लेनेट है वो है यूरेनस। क्या है, यूरेनस। और यूरेनस क्या है, हैविंग हाई टिल्ट्स एंगल। तो यूरेनस जो है ये मतलब टिल्ट एंगल पे झुका हुआ है, यानी ये झुका हुआ प्लेनेट है ना। हाई टिल्ट एंगल है इसका। कैसा है, हाई टिल्ट एंगल, है ना। तो इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह या फिर लेइंग प्लेनेट भी बोलते हैं। लेइंग का मतलब लेटना ही होता है, तो लेइंग प्लेनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। कवर्ड बाय मीथेन क्लाउड्स। तो ये किससे कवर रहता है, मीथेन क्लाउड से।
तो यहाँ पे बहुत सारे मीथेन गैस के क्लाउड्स पाए जाते हैं, मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं, इसीलिए ग्रीन टाइप का दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ग्रीन प्लैनेट। क्या है? ग्रीन प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैटेलाइट, इसमें कितने सैटेलाइट पाए जाते हैं? तो इसमें 27 सैटेलाइट पाए जाते हैं। तो यूरेनस पे कितने सैटेलाइट पाए जाते हैं? 27। लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है वो है टाइटेनियम। कौन सा है? टाइटेनियम। इसका रोटेशन टाइम क्या है भाई? 17 आवर्स। रिवॉल्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा 84 ईयर्स का है ना। तो ये भी कैसा है? ये ईस्ट टू वेस्ट ही रिवॉल्व करता है, ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है। तो हमने अभी एक उसके बारे में पढ़ा था, प्लैनेट के बारे में, वो भी ईस्ट टू वेस्ट ही रिवॉल्व करता है। ठीक है। तो वो क्या करता है? ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है। तो यूरेनस किसकी तरह है? वीनस की तरह। तो यूरेनस जो प्लैनेट है वो किसकी तरह है? वीनस की तरह। तो वीनस भी ईस्ट टू वेस्ट करता है और ये भी ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है, मूव करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अब हम जो बात करने, 8th प्लैनेट हमारा जो कौन सा है वो है नेपच्यून। ये फारदेस्ट प्लैनेट है टू द सन, यानी सन से सबसे दूर प्लैनेट अगर कोई है तो वो यही बच जाता है भाई। कौन सा? नेपच्यून। नेपच्यून के पास कितनी सैटेलाइट होती हैं? 17 सैटेलाइट होती हैं। कितनी होती हैं? 17 सैटेलाइट। और लॉन्गेस्ट कौन सा है इसका? टेट्रेन। कौन सा है? टेट्रेन। तो टेट्रेन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इसका रोटेशन टाइम 16 आवर और रिवॉल्यूशन टाइम उसका, मैं अभी पीछे बोल रहा था कि उसका 80 ईयर्स तो ज़्यादा है, नहीं, रिवॉल्यूशन टाइम 186 ईयर है। तो नेपच्यून का सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन टाइम है। ठीक है, 8 प्लैनेट में। अब अगर हम बात करें कि सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट तो हमने यहाँ पे प्लैनेट सारे समझ लिए, अब हमें समझना है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट। तो ये ऐसी बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट के आसपास घूमती हैं, प्लैनेट का चक्कर लगाती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? सैटेलाइट। अवर सैटेलाइट इज मून। तो हमारा सैटेलाइट कौन सा है? मून। तो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस है समथिंग। तो लाइट को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाता है? 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम लग जाता है यहाँ तक लाइट को पहुँचने में 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम। ठीक है। इसकी लाइट को पहुँचने का समय कितना लग जाता है? 1 मिनट 30 सेकंड। ठीक है। इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन टाइम कितना है? तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन टाइम दोनों एक ही होगा इसका, 27.7 आवर्स। ठीक है। तो 27.7 कुछ घंटे इसका लगता है, यानी 27 घंटे के आसपास। वी कैन सी ओनली 1 पार्ट ऑफ द मून। तो हम एक बार में भाई मून का सिर्फ एक ही पार्ट देख सकते हैं, हमें जो दिखाई देता है वो मून का सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है ना। 59% विजिबल पार्ट होता है इसका जो हमें दिखाई देता है, और 41% डिसअपियर, यानी कि ये पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। तो जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है इसको क्या बोलते हैं हम? शांति का सागर। क्या बोलते हैं? पीस ऑफ ओशियन ऑफ पीस। ठीक है। दूसरा, फेजेस ऑफ द मून। तो हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं, हम 6th और 7th क्लास में हमने पढ़े होंगे फेजेस ऑफ द मून। तो जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आने का यहाँ से चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फेजेस ऑफ द मून क्या होते हैं। तो फेजेस ऑफ द मून का मतलब है चेंजेस इन द मून लाइट पोर्शन। तो मून लाइट जो होती है कभी कभी चेंज होती रहती है, कि कभी आधा चांद बन गया, कभी पूरा चांद बन गया, वही है ना। तो कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। तो मून लाइट के पोर्शन में चेंज होना ही क्या कहला जाता है? फेजेस ऑफ द मून। अब इसमें फुल मून डे आ जाता है। फुल मून डे का मतलब है कि मून विजिबल होता है। फुल मून डे वाले दिन क्या होता है? मून विजिबल होता है, यानी पूरी तरीके से क्या होता है? दृश्य होता है। जैसे कि मून और अर्थ एक साइड में आ जाते हैं। सन, देखो कि सन यहाँ पे है, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो इसको बोलते हैं हम फुल मून डे। क्या बोलते हैं? फुल मून डे। यानी अर्थ की लाइट अब बिल्कुल भी मून पे नहीं पड़ रही है, किस पे पड़ रही है? अर्थ पे पड़ रही है। ठीक है।
तो अर्थ, सन और मून के बीच में अर्थ जब आ जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, फुल मून डे। अब न्यू मून डे क्या होता है, इसमें मून इनविजिबल हो जाता है पूरी तरीके से, क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो सन की लाइट पड़ती है मून पे, तो एक हमें सन जो मून होता है वो इनविजिबल हो जाता है, यानी कि ये सनलाइट को पूरा छिपा लेता है। तो सनलाइट इस पर पड़ ही नहीं पाती, तो हम इसको देखेंगे तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो ये तो सन की लाइट से चमकता है ना। तो न्यू मून डे वाले दिन क्या होता है, मून इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो फुल मून डे वाले दिन मून विजिबल हो जाता है पूरा, और न्यू मून डे वाले दिन क्या हो जाता है, मून इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इक्लिप्स। इक्लिप्स यानी कि ग्रहण, है ना। तो दो तरह के इक्लिप्स के बारे में हम सुनते हैं या जानते हैं। इक्लिप्स कौन कौन से होते हैं हमारे, सोलर इक्लिप्स होता है और ल्यूनर इक्लिप्स होता है। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स कब बनता है, न्यू मून डे वाले दिन। कब बनता है, न्यू मून डे वाले दिन। न्यू मून डे वाले दिन जब सोलर इक्लिप्स कब बनता है, जब मून जो होता है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तो क्या बनता है, जब सन पूरा छिप जाता है मून से, है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। और ये कितने टाइम का होता है, 7.5 से लेकर के 8 मिनट तक का ये रहता है। ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है तो क्या बनता है, ल्यूनर इक्लिप्स। और ये कब बनता है, फुल मून डे वाले दिन। कब बनता है, फुल मून डे वाले दिन। ठीक है, अब हम बात करें मेटेओर्स। मेटेओर्स क्या होते हैं, मेटेओर्स यानी कि उल्का। ये क्या है, पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। जो हमने एस्टेरॉइड्स की बेल्ट देखी थी ना, उसके ही पार्ट्स होते हैं ये। तो मेटेओर्स क्या है, मेटेओर्स क्या है, उल्का। फाउंड अवे फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ से दूर पाए जाते हैं, है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेटेओर्स। व्हेन मेटेओर्स एंटर इन द ग्रेविटी एरिया ऑफ अर्थ, अट्रैक्ट बाय द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन जनरेट एंड दे बर्न आउट। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, शूटिंग स्टार। मतलब क्या है, ये अर्थ है हमारे, है ना, और ये हमारा ये पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। तो ये जो मेटेओर्स है, मेटेओर्स क्या होता है, कभी कभी ये अर्थ की ग्रेविटी के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, है ना। तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये क्या, किस में आ जाते हैं, ग्रेविटी एरिया में आ जाते हैं। अर्थ के ग्रेविटी एरिया में ये क्या आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। और जब ये ग्रेविटी एरिया में अर्थ के में एक बार पहुंचे तो ये अर्थ पर आकर गिर सकते हैं, है ना, क्या होते हैं, अर्थ पर आकर गिर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या होता है, ये गिर नहीं पाते। जब ये ग्रेविटी एरिया में आते हैं तो ये बहुत स्पीड से आते हैं नीचे। तो जितनी स्पीड से नीचे आएंगे, है ना, तो इनमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण क्या होगा, ये जल जाएंगे, जल कर ही खत्म हो जाएंगे। तब इनको क्या बोला जाएगा, जलते हुए जो मेटेओर्स हैं इनको क्या बोला जाएगा, शूटिंग स्टार। क्या बोला जाएगा इनको, शूटिंग स्टार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमेट्स।